नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IIT पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना न्यूटन लेमनिट्ज़ रूल, जिसको शॉर्ट में हम लोग लेमनिट्ज़ रूल कहते हैं। और आप लोग सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे। देखिए क्या लिखे हैं वो सब इम्पोर्टेंट बाद में है, पहले हम लोग समझते हैं क्या क्या कवर कर लिया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हमने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। और उसके बाद क्या बताए हैं, बताओ क्या बताए हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन भी पढ़ रखे हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए ओनली फॉर CBSE या जो भी आपका स्कूल एग्जाम हो, यूपी बोर्ड के भी बच्चे देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनमें भी आता है। और मतलब जहाँ भी आएगा वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से था पार्ट ए, और पार्ट बी था आपका JEE मेन और JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें वो जो 1/n पावर में रहता है तो लॉग लेकर सॉल्व करते हैं, इसको भूलना मत, है ना, क्योंकि कई बार लॉग लेकर ही पूछा जाता है, उसमें लॉग का भी यूज आ जाता है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। जब पहली बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव। जैसे लेट अस सपोज आपको कोई इंटीग्रेशन दिया जाए और वो x का फंक्शन लास्ट में आ रहा हो, तो आप क्या करोगे, पहले इंटीग्रेट करोगे, फिर मेहनत करके उसमें लिमिट विमिट पुट करोगे, x का एक्सप्रेशन बनाओगे और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़े। तो इतना वर्क से हम लोग बच जाते हैं। मतलब हम लोग इंटीग्रल को डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और वहीं लेमनिट्ज़ रूल हम लोगों को सिखाता है। और ये JEE पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ना। तो जो हमारे बोर्ड के स्टूडेंट देख रहे हैं वो इसको ना पढ़ें। मतलब JEE मेन के हम पढ़ते हैं, इतना से समझ में आ ही रहा होगा कि बोर्ड के लिए क्या करना है। सर तो बोले ही है ना कि प्रीवियस ईयर्स के 10 साल के पेपर लगा देना, बोर्ड में टॉप कर जाओगे, है ना। डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो उसका इंटीग्रेट करेंगे FT/dt, gx hx। और gx और hx क्या है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और ये पूरे एक्सप्रेशन को एक हमने नया फंक्शन मान लिया है। तो हमें क्या करना होता है कि इस एक्सप्रेशन को, मतलब इस इंटीग्रल को हमें डिफरेंशिएट करना है। ये एंटी डेरिवेटिव है और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। वहीं हेडिंग का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। तो देखो इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे, देन f'(x) इसको निकालने का एक डायरेक्ट तरीका होता है। तरीका क्या है कि ये जो पहले तो ये FT/dt, तो इस hx को आप t की जगह पे पुट कर दीजिए, तो f(h)(x) जो हम लोग पढ़े थे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। और चूंकि hx डिफरेंशिएबल है तो h'(x). और जो काम आपने अपर लिमिट के साथ किया, मतलब आर्गूमेंट में जो t की जगह पे अपर लिमिट को पुट करना, मल्टीप्लाइड बाई अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करना, दैट वर्क ऑल्सो बी कैरिड विद द हेल्प ऑफ लोअर लिमिट। मतलब लोअर लिमिट के साथ वही काम करना है आपको। तो और बीच में एक नेगेटिव साइन लगाना है। तो बताओ क्या लिखेंगे, मुझे नहीं पता क्या लिखेंगे, बताओ। तो आप कहोगे कि सर f ऑफ लिखो g(x), ब्रैकेट को क्लोज करो, मल्टीप्लाइड बाई g'(x). और एक चीज़ हम लोग यहाँ ये भी सीखते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक लिमिट कांस्टेंट लिमिट हो गई, मतलब कांस्टेंट वैल्यू हो गई, नॉट कांस्टेंट लिमिट, इट इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू, gx और f कांस्टेंट फंक्शन तो हो ही सकते हैं, तो वो पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी भी आएगा तो वो पार्ट गायब कर देंगे। जैसे ये 0 से hx रहता है तो इस पार्ट को गायब कर देते, है ना। तो ये है आप, और दैट इज़ आप ये लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ, आप एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट होता है कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो f आ जाता है, और f चूँकि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इज़ ऑलवेज डिफरेंशिएबल। क्या मैंने बोला, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इज़ ऑलवेज डिफरेंशिएबल। इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू होता है, नहीं भी होता है, वो है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखो कि कैसे लिया गया है। देखो एक दो बार यूज़ करना, इसको माइंड में सेट करना, क्योंकि यही एक फार्मूला है और इसके बेसिस पर अभी 5-6 क्वेश्चन करेंगे लाइन से। पहले हमने अपर लिमिट को इसकी जगह पे पुट किया, ये एक फंक्शन का नाम है, तो f ऑफ t की जगह पे hx रख दो। आप कहोगे सर इसका फ़ायदा क्या है, क्यों पढ़ा रहे हो इसको। नहीं भी पढ़ाओगे तो यार क्या करेंगे, हम मेहनत करके इसको इंटीग्रेट कर ही लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो उसका बेटा ये फ़ायदा है ना कि ये इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और ये रूल कहता है कि आप इंटीग्रेट मत करिए, सीधे मार दीजिए डिफ्रेंशिएट।
तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, है ना। तो ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा बोर्ड पे। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। ये सब मिटाता हूँ और आप जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और वो है आपका cos x का, है ना। cos x का एग्जाम्पल लिखिए, सबसे बेस्ट हमें वही लगता है इसलिए हम उसको बताते हैं, आसान सा है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाता है फाइंड f डैश x, फाइंड सपोज ये f डैश x आया और आपको दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कॉस ऑफ t dt। क्लियर। तो देखो मेथड 1 ये कहता है विदाउट लेमिनेज रूल कि हम लोग मेहनत करके पहले एफ निकाल लेंगे। तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ चेन रूल लगाएंगे, कॉस ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, दैट इज़ 3x स्क्वायर टाइम्स कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x टाइम्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। समझना इस चीज़ को। अब क्या है कि अगर मेथड 2 हम अप्लाई करते हैं, जैसे हमने आपको ये बताया है ना अभी, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कॉस ऑफ टी डी टी। यहाँ थोड़ा अलर्ट रहिएगा, यहाँ एक्स नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर एग्जाम में कभी कभी एक्स आ जाता है तो प्रोडक्ट रूल या वो हमको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा देंगे। तो देखो ये रूल कहता है कि आप इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय लेमिनेज रूल। रूल क्या बताया था कि जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ अपर लिमिट पुट करिए। तो ये आपने पुट किया, फिर अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, वही काम लोअर लिमिट के साथ कर दीजिए। तो देखो ध्यान से, ये कौन सा स्टेप है, ये वही है ना, लेकिन हम क्या करेंगे इस स्टेप से बच जाएंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन इंटीग्रेबल हो, ये हम लोग जानते हैं कि ऐसा कई बार होता है कि फंक्शन हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो मेथड 2 आपका हमेशा वर्क कर जाएगा ऐसे केसेस में। हाँ, जहाँ तक सिंपल केसेज हैं आप इंटीग्रेट करके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक लिमिनेज रूल अपने पास है तो हम क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करने जाएंगे। भी तो कर सकते हो, तो बेवकूफ़ी होगी। क्या होगी? बेवकूफ़ी होगी। तो इस बात से आपको ध्यान रखना है कि नहीं। एक बार देख लीजिए इसको, ये क्या किया है हमने, प्रॉपर बिना मेथड के ही अप्लाई कर दिया। दूसरा हमें लेमिनेट रूल पता है, तो लेमिनेट रूल क्या कहता है एक बार फिर शुरू से देखो और बताओ कि इफ़ एफ इज कॉन्टीन्यूअस एंड जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन की लिमिट जी एक्स टू एच एक्स एफ ऑफ टी डी टी है, देन कैपिटल एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। यही हमने बताया है आपको। अब ये थ्योरी व्यूरी हो गई, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी एक्स ग्रेटर दैन 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 9। डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जहाँ भी फंक्शन आए तो आप पहले तो ये लिखिए, और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कई स्टूडेंट जैसे जानते हैं तो वो कर सकते हैं आराम से, है ना। ये टी डी टी दिया है, ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है और हमें इंटीग्रेट करना भी नहीं है, वैसे हमें तो डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और याद रखिएगा अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस ये कांस्टेंट वैल्यू के कारण क्या हो जाएगा 0, और ये मॉड ऑफ x आएगा और x पॉजिटिव दिया है तो मॉड पॉजिटिवली ब्रेक होगा, तो 2x/1 प्लस x। अब आपसे एफ डैश 9 पूछा जा रहा है, तो एफ डैश 9 इज़ 2 × 9/10, तो ये 18/10 हो गया। एक बार अच्छे से देख लो, 2 × 9, तो ये कितना हो जाएगा 18/5, मतलब 9/5। एक बार आंसर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बाई मिस्टेक मैं गलती कर देता हूं तो आई एम रियली सॉरी बच्चों, वैसे हमने अपने तरफ से सही किया है। देखो ये पूरा पूरा इंटीग्रेशन टी का था, किसका था बताओ, किसका था, टी का। फिर क्या, छोड़ दें क्वेश्चन, घर चले जाएं छोड़ छाड़ के। घर में तो बड़ी इधर देखो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ सोच रहे हो भाई,
इस पे सोचना है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 से एक्स स्क्वायर है, 1/1 प्लस रूट टी। ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कोई भी चेंजेज हो सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, f'9 की वैल्यू की डिमांड की है। तो हमने क्या किया, इसको लेबनिज़ रूल लगाया। लेबनिज़ रूल, लिबनिट्ज कहते हैं उसको शॉर्ट में, है ना। वैसे लिबनिट्ज, कई लोग लिबनिट्ज भी बोलते हैं, है ना। जैसे LH रूल होता है ना डिफरेंशियल कैलकुलस का, उसी तरह से होता है आपका इंटीग्रल कैलकुलस का लिबनिट्ज रूल। लिबनिट्ज, LIBNITZ, है ना। लिबनिट्ज हम लोग लेबनिट्ज कह देते हैं शॉर्ट में। तो आप प्रोनाउंस कुछ भी करिए, कुल मिला के रूल्स का ध्यान रखिए। डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। तो आपने क्या किया, स्टेप नंबर 1 इसको डिफ्रेंशिएट किया, स्टेप नंबर 2 एक्स की वैल्यू 9 रखा। और हर चीज़ का मतलब है, ऐसा नहीं कि ये हवा में दिया हुआ है, ये इसलिए दिया है था कि ये मॉड आप पॉजिटिवली ब्रेक कर सकें और फिर 9 की वैल्यू निकाल सकें। अगर मान लीजिए वो भी नहीं आता यार, तो 9 पे यहाँ पे 9 रखोगे ना, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, 81 का स्क्वायर रूट लोगे तो 9, 1 + 9 हो जाएगा 10, टू 100, 18/10 कितना हो जाएगा, 9/5। इज द कंप्लीट आंसर। अब ऐसी बात पे लिखो आप अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है बच्चों। इफ़ x = 0 से y dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4t स्क्वायर एंड d2y अपॉन dx2 = ky d2y अपॉन dx2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जो कह रहा है वो हम करते जाएंगे। अब हमें ऑब्वियसली dy/dx से d2y अपॉन dx2 निकालना है। तो ये x की वैल्यू दी है 0 से y dt होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4t स्क्वायर। तो आप चाहें तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, या x के रिस्पेक्ट में कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इधर क्या हो जाएगा 1, क्लियर। इधर जब करेंगे तो ये क्या करते हैं 1/√1 + 4y स्क्वायर, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे अपर लिमिट को, तो dy/dx -0। तो यहाँ से आपको dy/dx की वैल्यू मिल जाती है। dy/dx इज √1 + 4y स्क्वायर। लेकिन आपको तो d2y अपॉन dx2 चाहिए, तो वो भी निकाला जाए d2y अपॉन dx2 विच इज इक्वल टू d/dx ऑफ dy/dx, है ना। इसको लिखा जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन रूल लगाएंगे 8y अपॉन √2 टाइम्स √1 + 4 टाइम्स y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dy/dx। तो ये dy/dx की वैल्यू पुट करिए, तो 4y अपॉन √1 + 4y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये आएगा √1 + 4y स्क्वायर। तो दिस शुड बी कैंसिल आउट एंड इट कम्स टू बी 4y। तो आप कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4 के इक्वल। एकदम पेशेंस से देख लो। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ पे जो आपने y के x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, हमारा मन करता है हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। तो नो डाउट बच्चों आप y के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। तो आपके यहाँ dx/dy आएगा, और यहाँ तो फिर आप उल्टा करोगे ना तो ये स्टेप मिल जाएगा। उसके लिए परेशान नहीं होते हैं। हम लोगों को ये पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है dy/dx की वैल्यू dx/dy का ही रेसिप्रोकल होता है। पता है ना, क्या पता है, क्या पता है, कहोगे dy/dx dx/dy का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या इसको सेकंड डेरिवेटिव में लगाते हैं, नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि आप कहोगे कि वहाँ पे बेसिकली क्या होता है d2x अपॉन dy2 की वैल्यू -y2 अपॉन y1 की, वो भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से याद कर रखा है ना। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया और k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एवरीथिंग इज डन। k = 4, स्क्वायर 0 से y dt अपॉन √4। अब सही है ना सब कुछ। यहाँ चेन रूल लगाते समय थोड़ा अलर्ट रहिएगा और बहुत अच्छे से करिएगा। जल्दीबाजी नहीं करने का, ऐसे क्वेश्चन में नहीं करने का रे, आराम से करने का, समझाना। तो इसी बात पे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और ये लिमिट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 कह सकते हो आप आज की क्लास का। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं सबसे पहले देखते हैं। अगर हम डायरेक्टली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 0 कर देते हैं तो ये 0 आएगा। इसको ऐसे अगर रिलेट करें 0 to x t² अपॉन t⁴ + 1 dt होल डिवाइडेड बाई x3, है ना। इस तरह से लिख ही सकते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये 0/0 फॉर्म है,
तो 0/0 फॉर्म जहाँ भी आता है वहाँ सबसे पहले हमें कौन सा रूल स्ट्राइक करता है, कौन सा रूल स्ट्राइक करता है बे? तो आप कहोगे LH रूल। तो आप क्या करिए, LH रूल लगाइए। LH रूल में इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो लेमिनेट्स रूल, तो x² / x⁴ + 1 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होल डिवाइडेड बाई 3x², और इधर लिमिट x टेंडिंग टू 0। आप यहाँ पे भी लिख दीजिए, ये मिसिंग है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखिए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म का कैंसिलेशन हो गया, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 कितना आ रहा है, 1/3 टाइम्स x⁴ + 1, एंड दिस कम्स टू बी 1/3 × 1 विच इज़ 1/3। ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई इफर्ट नहीं है। और इस तरह का क्वेश्चन आपका सिमिलर टाइप का JEE 2010 में आया हुआ है ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, तो उसको ध्यान रखिएगा। IIT JEE 2010 की बात कर रहा हूँ, है ना, जिया की बात कर रहा हूँ मैं। क्या हो रहा है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, सुस्त हो गए हो एग्ज़ाम पोस्टपोन के चक्कर में? कई तो पोस्टपोन करवा रहे हैं। 2020 की तरह फिर से कहेंगे 2021, 2022 चलेगा उनका। अब 2021 के बाद अगर कहीं गए ना तो उठा कर पटक देंगे, समझे ना। 2021 में सिलेक्शन लेना चाहिए आपको, और टेंशन मत लीजिए किसी चीज़ का। जितना पढ़ाया जाए उतना करते जाइए, आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, है ना, और कुछ मत सोचिए, इन्जॉय करिए हर चीज़ को। कई तो गायब भी हो जाते हैं सब बीच में, जैसे मैं गायब हो गया था कुछ दिन के लिए, फिर आ गया हूँ, प्रकट हुआ हूँ, है ना, देखता हूँ क्या आगे होता है। तो लिमिट x टेंडिंग, ये क्या किया है हमने बच्चों ना, एक बार अच्छे से देखो। ये हमने इसको पहले 0/0 किया है, फिर मैं कह रहा था कि 0/0 है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल के लिए जब इंटीग्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर, इसका डिफ्रेंशिएशन तो आसान है, x³ का 3x², ये तो बहुत आसान है। लेकिन इसको जब डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो लेमिनेट्स रूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो इस तरह से अपना आंसर आ गया 1 कितना आया, 1/3 के इक्वल, है ना, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का और भी क्वेश्चन करते हैं, कम से कम 3-4 करते हैं, कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है। एक इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में फॉर्म किए जाते हैं। ये सभी लेमिनेट रूल पे होता है बच्चों। आपको ये एक इन्फॉर्मेशन दी है और स्मॉल f(4) पूछा जा रहा है, 0 से x f(t) dt। पहली बात तो ये जहाँ t दिखे ना, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि 99% ऑफ द केसेस ये लेमिनेट रूल ही लगता है ना। तो आप क्या करिए, ft निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा f(x), और इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो cos ऑफ πx, और फिर x cos का माइनस साइन πx, और फिर मल्टीप्लाइड बाई पाई। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 4 पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 4π माइनस पाई टाइम्स 4 इंटू साइन 4π, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0, और cos 4π इज़ 1। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुते बार आए हैं बे, है ना, टेंशन नहीं लेने का। तो ये ध्यान रखिएगा, 0 से x ft dt, x cos πx, x ग्रेटर दैन 0। तो इसमें क्या किया हमने, मुझे तो नहीं समझ में आया, आप केवल नोट कर रहे हैं। कुछ हमें समझाओ यार, हमें समझा दोगे तो हम समझेंगे। तो बताओ, हमारे साथ बोलो क्या किया। कहो कि सर सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, देखा, फिर हमें क्लिक कर गया कि ये लेमिनेट रूल का है, क्योंकि आपने जैसे अभी आपने बताया कि f(t) रहे, तो हमें एग्जामिनेशन में ये क्लिक करना चाहिए कि ये लेमिनेट रूल ही होता है 90%। अगर बाई चांस 99% के अलावा वो नहीं होता है तो किसी और टॉपिक के बारे में सोचेंगे, लेकिन पहले तो हमारे दिमाग में यही आएगा। फिर क्या किया हमने, ft निकाला डिफ्रेंशिएट करके, तो हमें fx मिल गया, और fx मिल गया तो एक प्रकार से सब कुछ मिल गया, है ना। तो इस तरह से ये 1, एवरीथिंग इज डन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इस तरह के और भी क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन की सीरीज जारी है। और देख ही रहे थे, एक फॉर्मूला पढ़ रखे हैं और उसी के थ्रू अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बता रहे हैं जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, गिवन ए फंक्शन g कंटिन्यूअस एवरीवेयर सच दैट g ऑफ 1 = 5, 0 to 1 g ऑफ t dt की वैल्यू है 2, f ऑफ x दिया है और आपको f'(x - f"(x) की वैल्यू पूछी जा रही है।
तो ऐसे क्वेश्चंस में पहली चीज़ तो ये करना चाहिए कि पेशेंस रखना चाहिए, उसके बाद कोई काम होगा। आप चाहें तो इसको ओपन करके लिख सकते हैं। तो ये 0 से x थोड़ा सा पेशेंस वाला क्वेश्चन है। ये एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस, आप ध्यान से देखो तो एकदम पेशेंस रखते हैं ना। इसको मिटा देता हूँ और ये परफेक्ट स्क्वायर ओपन कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2xt इंटू जी टी डी टी, देखते जाना एकदम पेशेंस से, डी टी है ना। अब इसमें एक्स स्क्वायर तो एज ए कॉन्स्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ये इंटीग्रेशन 0 से x जी टी डी टी होगा, प्लस 1/2 टाइम्स ये टी स्क्वायर जी ऑफ टी डी टी, ये 0 से x, और ये माइनस 2x कैंसिल, x कॉमन, 0 से x टी इंटू जी ऑफ टी डी टी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये हमने सिर्फ ओपन किया है और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x इज टी टी जाए कॉन्स्टेंट, तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया है, बस और कुछ नहीं हुआ है। अब देख के हमें क्वेश्चन लग रहा है कि इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करने हम लोग चल दिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा x, और ये 0 से x जी ऑफ टी डी टी, देखते जाना। अभी हमने इसका किया, इसको ऐसा सच रखा। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 इसको करते हैं, तो जी ऑफ कितना होगा बताओ, तो जी ऑफ एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स, एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जी ऑफ एक्स है ना। तो ये देखो एक्स ये कट गए आपस में, क्या आपस में ये कट गए, और चेक करना, शायद कट चुके हैं। ये दोनों मिलके एक बनेंगे, तो ये गायब हो गए बेचारे, है ना। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो जी, तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल, जी ऑफ टी डी नहीं, जी ऑफ टी नहीं होगा, एक्स इंटू क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं भी सठिया आ गया हूँ ऐसा लगता है, जी ऑफ एक्स। आगे जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 0 से x जी ऑफ टी डी टी। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और अगेन प्लस जी ऑफ एक्स। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स, तो ये x जी ऑफ एक्स माइन प्लस 2 टाइम्स जी डैश एक्स, सॉरी 2 ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स जी डैश एक्स माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो x जी ऑफ एक्स माइनस 0 से x जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है, तो एफ ट्रिपल डैश 1 माइनस एफ डबल डैश 1, ये बस करते जाइए, मैं एक बार बार कह रहा हूँ। तो देखो यहाँ जब रखोगे तो जी डैश 1 आएगा, और जी डैश 1 की वैल्यू, एक मिनट, ये डिफ्रेंशिएट जब कर रहा था तो एक्स इंटू जी डैश एक्स के जी डैश, ये जी डैश 1 है क्या, नहीं जी डैश 1 तो नहीं है, एक्चुअली कहीं गड़बड़ हम कर चुके हैं, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जी ऑफ 1, ये भाई साहब कैंसिल नहीं हुए, एक मिनट, जी डैश 1 एफ डबल डैश माइनस एफ ट्रिपल डैश, एक बार चेक करते हैं। पहले तो हमने एक्स स्क्वायर बाई 2 किया, जी ऑफ टी डी टी, ये सही है स्टेप, ये टी स्क्वायर बाई 2 ये भी सही है, एक्स 2 कैंसिल कर चुके हैं, टी डी टी कर दिए, ठीक है। जब डिफ्रेंशिएट किए तो एक्स 0 से फिर एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके देखो यहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ ना, नहीं यहाँ तो सही है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया और एक्स स्क्वायर बाई 2 जब जी एक्स को किया तो ये आया, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 जी ऑफ एक्स, ये भी सही है, फिर यहाँ पे एक्स का अच्छा यहाँ पे लग रहा है गड़बड़ किए हैं, यहाँ पे कह सकते हो ना कि एक्स स्क्वायर, और ये भी तो होगा एक माइनस 0 से एक्स टी डी टी, देखो मैं गड़बड़ किया हूँ ना, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। अब क्या होगा, एक बार करेक्शन कर देता हूँ बच्चों, और इसको ध्यान रखना है ना, पेशेंस से करते हैं, वो पता चल जाता है एक्चुअली। तो ये तो गायब ही हो गया एक प्रकार से, ये बच गया है, तो एक प्रकार से एफ डबल डैश एक्स निकालिए, तो ये हो जाएगा एक्स जी ऑफ एक्स, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स जी ऑफ टी डी टी माइनस, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x जी ऑफ एक्स आएगा, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया, और फिर f ट्रिपल डैश एक्स निकाला,
तो ये जी ऑफ एक्स आ गया। तो यहाँ से एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स किया तो ये आ गया जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से एक्स जी ऑफ एक्स टी जी ऑफ टी डी टी कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका, है ना। ये गलत लिखा हूँ, ये स्टार्टिंग में एक टर्म के कारण ये गलती हो गई है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, है ना। इसमें क्या जाता है, सही कर लीजिएगा। तो इसको मैं ऐसे घेर देता हूँ और एफ ट्रिपल डैश वन माइनस एफ डबल डैश वन। देखो ये प्रोडक्ट रूल में मिस्टेक किया था ना, अदरवाइज आंसर कहाँ से आएगा जब गलत है। तो आंसर में हमने 3 लिखा है, तो जी ऑफ 3 माइनस सॉरी जी ऑफ 1 होगा ये, माइनस 0 से एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हैं 1, जी ऑफ टी डी टी। तो दिस इज़ जी ऑफ 1 इज़ 5 एंड दिस इज़ 2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ये जो हमने गलत किया था ना बच्चों, वो करेक्शन कर लेना। हम इसको करेक्शन फिर से नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। प्रोडक्ट रूल का ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे क्वेश्चंस में। और जैसे मैं मिस्टेक किया था पहले टाइम में, ये मेरा लग था कि अगर मेरा आंसर मैच कर जाता, किसी गलत जाल में फंस जाता तो मैं वहीं पे शिकार हो जाता। लेकिन हमें शिकार नहीं होना है, शिकारी बनना है, दूसरे को शिकार करना है और हमेशा पेशेंस और धैर्य रखना है। हम आपको समझा रहे थे, इसमें चक्कर में इधर उधर हो गए। अब देखो हम सोचे ना कि देखो यहाँ हम गलती किए थे, नहीं आ रहा था आंसर, तो फिर क्या किया, मैं क्रॉस चेक किया। तो क्रॉस चेक में पता चला यार ये तो एक बार फिर मेरे को लगा यहाँ मिस्टेक किए हैं, फिर यहाँ भी सही जब हुआ तो फिर यहाँ तो लगा ये तो सही है, फिर यहाँ पे तो 2 टर्म आने चाहिए, एक ही लिखा हूँ, ये मिसिंग था। इस वजह अब मिसिंग है तो कहाँ से आंसर आएगा, उड़ के तो आएगा नहीं। उड़ के आएगा क्या, आएगा उड़ के नहीं ना, यही बात है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रकार से गोल मोल है, भूल भुलैया टाइप का है। भूल भुलैया का ही ये जीवन, हम और तुम अनजान, है ना। इसको नोट कर लीजिए और इसी बात पे लिखिए। हाँ हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है लेबनिज़ रूल का, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो वैलीज़ फार्मूला आज पढ़ लेते हैं और रिडक्शन फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इनइक्वालिटीज़ को हमने लास्ट क्लास में रखा है ना। तो देखिए एफ एक्स इज ए डेरिवेबल फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन है। आप चाहें तो इसको पूरा क्वेश्चन को पहले मैं कहूँगा कि नोट कर लीजिएगा अच्छे से, वीडियो रोक के आराम से नोट कर सकते हैं। और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से एक्स है, ई की पावर टी साइन ऑफ एक्स माइनस टी डी टी। ये जानबूझ के क्वेश्चन मैं दिया हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्स और टी का मिक्सअप है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी जेई में आते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देते हैं, तो एक्स माइनस टी कर देते हैं यहाँ पे। और ये एक्स माइनस टी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, चाहो तो पूरा लिख लो, एक्स माइनस टी करोगे तो ये टी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा दोस्तों ई की पावर एक्स कॉमन, 0 से एक्स ई की पावर माइनस टी इंटू साइन टी डी टी। अब हम लोग आराम से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं भाई, प्रोडक्ट रूल। क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एफ डबल डैश के लिए एफ डैश एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ई की पावर एक्स इंटू 0 से टी, 0 से एक्स ई की पावर माइनस टी साइन टी डी टी प्लस ई की पावर एक्स, ये डी टी भी लगा दें यहाँ पे, प्लस क्या करोगे तो ई की पावर एक्स, और इसको लेबनिज़ रूल लगाएंगे तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। आप चाहें तो इसको फिर से, ये जो है अब ध्यान से देखो तो यही चीज़ लिखा है ना, तो इसको चाहें तो एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। यू नो यू राइट दिस इज एज एफ ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा आपका ये एफ डैश एक्स प्लस कॉस एक्स, और एफ डैश एक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। ये ऑलरेडी वैल्यूज़ हमारे पास थी, तो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाती है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एंड आप ध्यान से देखो तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या कह रहे हैं, जी ऑफ एक्स कह रहे हैं, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और हम लोगों को 11th में ये सब पता है कि रेंज ऑफ जी एक्स, ये ए एक्स ए कॉस एक्स, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ -2 से, ये इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2।
अब ये कौन सा फॉर्मूला है, आप सोच रहे होंगे कौन सा फॉर्मूला है। तो अरे भाई ये होता है ना एक a cos x प्लस बी साइन एक्स, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। एक बार देख लेते हैं ये बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं, अच्छे से दिख रहा है, और ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे जो मेन टेक्निक थी ना दोस्तों वो ये थी, ये है ना, दिस इज़ द मेन स्टेप। ये टी पॉइंट कह सकते हो, टर्निंग पॉइंट या सी पॉइंट, क्रैक पॉइंट, है ना। इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट यही था, अगर ये आपको क्लिक कर गया तो हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्यों नहीं आया भाई समझ में? क्या था इसमें जो नहीं समझने वाली चीज़ है? इसमें क्या है कि आप जब एक्स और टी का मिक्सअप हो तो उसको प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करके ही करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा कई स्टूडेंट क्या करते हैं इसको ओपन कर देते हैं, उससे भी हो जाता है, थोड़ा लेंदी होता है। हमें प्रॉपर्टी एक बार लगाना था तो हमने उसको बता दिया। इसको एकदम अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो देखिए, फिर से मैं बता देता हूँ। ये था, मैं कह रहा हूँ कि एक्स और टी यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग नहीं लगा सकते एलिमिनेट रूल। अब पूछोगे क्यों? तो कि एक्चुअली हम लोग जब एलिमिनेट रूल पढ़े हैं उस समय जब ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन ऑफ टी रहे, ये वेरिएबल ना रहे यहाँ पे, तो अभी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी प्रेजेंट है और हमें एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना है। दैट इज़ द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो वहाँ से क्या होता है, ये पूरा पूरा जो हमारा इंटीग्रेंड है जो एक्स और टी में जा रहा था, इसका कुछ पार्ट अब टी में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे जो बनने की कोशिश किया वहाँ से ई की पावर एक्स को बाहर कर दिए हैं, और उसके बाद लेमिनेज रूल लग गया है और कुछ भी नहीं किए हैं। समझ में आ गया? 100% समझ में आया? तो इसको ध्यान रखिएगा, याद रखोगे, अच्छे से याद रखोगे, तब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, हम ये कह रहे थे कि अगला हमारा जो टॉपिक है वो रिडक्शन फार्मूला है। पहली बात तो रिडक्शन फार्मूला का मतलब मैं समझाता हूँ क्या है। रिडक्शन फार्मूला का मतलब होता है कि जैसे अगर हमें हायर इंटीग्रल को लोअर इंटीग्रल में रिड्यूस करना है, यहाँ ध्यान रखिएगा ये ऑक्सीडेशन फार्मूला यहाँ पे नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, जैसे मैं कुछ लिख के दिखाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको ये रिडक्शन फार्मूला डेवलप करना है, और ये है 0 से π/2 साइन ऑफ x टू दी पावर n, जहाँ पे n अभी मान के चलते हैं कि नेचुरल नंबर ही है। तो जैसे n की वैल्यू 1 लेंगे तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करेंगे, क्यूब आएगा तो और मतलब इस तरह से पावर बढ़ाते जाएं तो आप कहोगे कि सर पावर 3 तक तो ठीक है, पावर 4 के बाद मल्टीपल एंगल फार्मूला इन्वॉल्व होता रहेगा, और उसमें भी ऑड पावर वाले तो केसेज और आसान होंगे। जैसा कि आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बताया था कि साइन की पावर 5 रहे तो साइन एक्स इंटू साइन की पावर 4 लिखो, और साइन की पावर 4 को कॉस स्क्वायर एक्स में के फॉर्म में ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे आपको I10 पूछ लूँ, I20 पूछ लूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि I10 को ही जैसे I9 या I8 से रिलेट कर देंगे। जेई 2008, जेई 2009 और ऐसे बहुत सारे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, है ना। क्वेश्चंस कितने आते हैं, जब मैं क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप का करवाऊंगा ना तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्लियर होगा। बुक्स में इसी को कई जगह वाइलीज फार्मूला करके दिया रहता है। आपको मालूम होगा कि प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो ये साइन एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, π/2 की वजह से कॉस एक्स में, तो उसके भी फार्मूले सेम ही होंगे। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि इंटीग्रेशन बाई जैसे रिडक्शन फार्मूला जहाँ भी आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो इसका फार्मूला डेवलप करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो आई सब्सक्रिप्ट n है, तो ये हमने क्या किया है, इंडेफिनिट में भी होता है लेकिन वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया साइन एक्स के फॉर्म में, और यहाँ बाई पार्ट्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये लिखना क्या सही है, कहोगे कि नहीं गलत है। इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन ये है तो सेकंड इसको मानिए और फर्स्ट इसको मानिए, है ना, और आप इंटीग्रेट कर दीजिए बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो साइन एक्स की पावर n-1 इंटू माइनस कॉस एक्स, ये हमने आपको बताया था 0 से π/2, और ये माइनस ऑफ माइनस तो ये प्लस हो जाएगा n-1 टाइम्स। आप ध्यान से देखो तो साइन ऑफ x की पावर n-2 इंटू कॉस एक्स, और एक दूसरा कॉस एक्स था तो ये स्क्वायर कर दिया, और इसका जो माइनस था ना उसको हमने इससे प्लस किया है। यहाँ पे देखो अपर लिमिट π/2 रखोगे तो कॉस की वजह से 0, 0 रखोगे तो साइन की वजह से 0, मतलब ये टर्म गायब ही हो जाएगा।
तो आई एन की वैल्यू आ जाएगी n-1, यहाँ से बाहर आएगा, ये 0 से π/2 जाएंगे। और ये जो कॉस स्क्वायर है इसको हम लोग एक बार देखिए, यहाँ पे मैंने गलती की है ना, n-1 साइन ऑफ x की पावर n-, यहाँ 2 लिखेंगे, तो साइन ऑफ x की पावर n-2, और ये जो कॉस स्क्वायर है दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब आप इसको क्या करिए, स्प्लिट कर दीजिए, तो n-1 टाइम्स 0 से π/2, ये हो जाएगा साइन ऑफ x की पावर n-2 dx माइनस n-1 टाइम्स 0 से π/2, और ये दोनों मिलके फिर से साइन ऑफ x की पावर n बन जाएंगे dx। तो ये आपको याद होगा कि हम लोग आई एन को सर्च कर रहे हैं, दिस इज n-1 टाइम्स आई ऑफ, आप ध्यान से देखो इसको आई ऑफ n-2 लिखा जा सकता है क्योंकि पावर क्या है आपका, और ये n-1 टाइम्स आई ऑफ n। अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं, तो n टाइम्स आई एन की वैल्यू हो जाएगी आपका n-1 टाइम्स आई ऑफ n-2। तो यहाँ से आई एन की वैल्यू मिल जाती है n-1 मल्टीप्लाइड बाई आई ऑफ n-2। ये थोड़ा सबस्क्रिप्ट है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। ये देखो याद करने का तरीका, आई एन है तो यहाँ से स्टार्ट करो, n लिखो, फिर n-1 करो, ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई आई ऑफ n-2। ये सबस्क्रिप्ट है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको चाहें तो आप मेमोराइज़ कर सकते हैं क्योंकि टाइम टेकिंग है, और हम भी ऐसे ही याद किए हैं, n-1 n-2, वैसे ये याद हो जाता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, है ना, एक दो हम डिराइव कराएंगे और इस पर मेनली हमें क्वेश्चन ही कराना है, JEE के क्वेश्चन है ना। ये तो लक बाई चांस है, 0 से π/2 आ गया तो भिड़ जाएगा, अदरवाइज 0 से π/4 करें तो ये इतना आसानी से थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, आप कर सकते हो, तो और टफ हो जाएगा। JEE 2006 जिस साल मैंने JEE दिया था उस साल भी इसके क्वेश्चन आए थे, मतलब इससे से इंस्पायर्ड थे। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन किए रहेंगे तो कर लेंगे। अब आप पूछोगे, कई स्टूडेंट पूछते हैं सर आपका सही हुआ था क्या? अबे इतना थोड़ा याद रहता है सही हुआ था कि नहीं, सही ही किया होगा तभी तो सेलेक्ट हो, है कि नहीं? अगर सही नहीं रहता तो IITN थोड़े बना रहता। और बच्चों IITN फ्यूचर IIT नहीं, ये ब्रांड है ना, उस पर ये मत जाना कि ये केवल मेडिकल की JEE की प्रिपरेशन कराता है, ये है ना, ये ब्रांड है। जैसे रिलायंस ग्रुप है ना, फ्यूचर ग्रुप है, इसी तरह से फ्यूचर IIT ने ये ब्रांड, इसमें हर चीज़, ये कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर बेटर लाइफ, ये आपको बताया जाएगा। मतलब बेटर लाइफ बेटर कोच, ये चीज़ हम आपको इंस्पायर्ड भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, आप कैसे डेडिकेशन लाएँ वो भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे बच्चों धीरे धीरे। तो वो मतलब कई बच्चों को लगता है फ्यूचर IIT मतलब सिर्फ IIT के लिए, अरे वो नाम पे मत जाओ यार। हमारे एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था, हमने उसको लिख दिया, है ना, हमने ब्रांड बना ली उसका। क्रिएटिविटी होती है, आप भी हमें दे सकते हैं अगर कोई नए आइडियाज़ हों, कुछ माना ऐसी चीज़ जिससे सब लोग कवर हो, है ना। इसलिए मेरा टैगलाइन ही है, टुगेदर वी कैन डू इट, हम लोग साथ मिलकर कर सकते हैं, है ना, लर्निंग टू लाइफ टुगेदर एंड टुगेदर वी कैन डू इट, है कि नहीं। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें मैं आगे के वेरिएंट्स बताता हूँ कि कैसे यूज़ करेंगे, है ना। तो आप पहले नोट कर लीजिए और ये याद रखिएगा, जो साइन के लिए है वहीं कॉस के लिए भी है। तो एवरीथिंग इज़ डन, बाई पार्ट्स लगाया, स्टेप 1 लिमिट पुट किया, साइ कॉस इज, हाँ यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो कि बाई पार्ट्स के माइनस, इसका भी तो एक माइनस था ना, ये जो माइनस है वो इसका माइनस को क्या कर देगा प्लस, और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, स्प्लिट करेंगे। फिर मैं कह रहा था कि जिस लॉजिक से इसको आई एन कर रहे हैं उसी लॉजिक से इसको आई ऑफ n-2 बोलेंगे। और ये तो भैया अपना आई ऑफ n है, एक तरफ ले गए n टाइम्स आई एन निकालें, n-1 टाइम्स आई ऑफ n-2, तो यहाँ से आई एन की वैल्यू आ गई n-1 अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई आई ऑफ n-2। अब इसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो देखिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। हम देखो इसमें क्या यूज़ करेंगे, तो आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। जैसे यार कुछ वैल्यूज़ लिख के दिखाता हूँ ना, हम लोगों ने ये ड्राइव किया है अभी, ये 0 से π/2 रहे, साइन ऑफ x की पावर n dx, तो मैंने कहा कि इसको प्रॉपर्टी 4 से 0 से π/2 कॉस ऑफ x की पावर n लिख सकते हो, एंड दिस इज इक्वल टू नीचे n-1 टाइम्स आई ऑफ n-2। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम I0 की वैल्यू निकाल लें, तो ये 0 से π/2 करेंगे और साइन ऑफ x की पावर 0 विच इज़ 1, तो ये आ जाएगा फाइनली π/2।
है ना, I1 निकालें तो 0 से π/2 n की वैल्यू 1 रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है -cos x विच इज इक्वल टू लिमिट में पुट करने के बाद 1 आएगा। अब जैसे I2 की ज़रूरत पड़ गई आपको तो आप सीधे सीधे ये ऐसे फार्मूला लिख सकते हैं एंड दिस इज़ 1/2 इंटू π/2 विच इज़ π/4। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो आप कुछ समझ में आएगा आपको। I3 तो यहाँ 3 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ I1 लिख दिया। I1 हम लोगों को क्या मिला है, 1 मिला है, तो ये 2/3। 2-3 और करेंगे तो आपको समझ में आएगा। I4 तो आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे, फार्मूले में n की जगह 4 रख दो और 3/4। I2 के लिए 2 1 I0 तो आप कह सकते हो 3/4 1/2 और I0 की वैल्यू π/2। तो ये कितना हो गया देखो, तो 3π/16 हो गया। तो ये जो इतना आसानी से हम लोग रेंग रहे हैं या दौड़ रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव कर रखा है। अगर हम फार्मूला ड्राइव नहीं करते थे तो हमारी यहाँ बैंड बच जाती। बैंड इस तरह बचती है कि अगर I4 हम लोगों को करना होता 0 से π/2 साइन की पावर 4x dx, तो क्या करते, इसमें 2 बार मल्टीपल एंगल फार्मूला लगाते तब जाके ये आंसर आता। तो इसी का एक शॉर्टकट होता है बच्चों। आप in के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि n से स्टार्ट करिए और यहाँ 2 का गैप लिखिए n-2। ध्यान से देखिएगा n-, ये पहले एक बार नोट कर लीजिए ना, 1-2 और बता देता हूँ। जैसे I6 मान लीजिए आपको चाहिए था तो ऐसे लिखा करो 6 फिर 4, है ना, या एक बार इस तरह से कर देते हैं फिर से। देखो हमारे पास मिटाने की फैसिलिटी है तो कैसे करूँगा, 6 लिखे, 5 लिखे, फिर 4 लिखे I4, फिर 4 3, फिर I2 2 1 I0 की वैल्यू π/2। क्लियर। तो इस तरह से करते हैं। तो इसको आराम से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ, है ना। ये जो लिखवा रहा था ना इसी चीज़ को लिखवाऊँगा। तो ऊपर मैं मिटाता हूँ, आप आराम से वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं, है ना। और ये नीचे जो रिजल्ट्स लिखे हैं उससे वेरीफाई करा दूँगा ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस मिल जाए कि कैसे कर रहे हैं बेसिकली। तो आप चाहें तो इसी को याद कर सकते हैं पहली फॉर्मूला करके, या आप नोट करके याद रखिएगा कि IN रहे 0 से π/2। ये 0 से π/2 के लिए ही है सिर्फ, क्योंकि वो मोस्टली हम लोगों को यही मिलता है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, एक लाइन खींच देंगे, फिर n-2 n-4 n-6 2 का गैप करके या तो 2 या 1 पे एंडिंग कर देंगे। ऊपर n-1, यहाँ पे भी 2 का गैप करो, n-3 n-5, और यहाँ पे भी 2 या 1 पे जाके एंडिंग कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई k, वेयर k इज ए कांस्टेंट। और k की वैल्यू जो है वो π/2 लिखेंगे अगर n की वैल्यू आपकी इवन होगी, और 1 लिखेंगे अगर n की वैल्यू ऑड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं I6 के बारे में बता रहा हूँ, तो मैंने एक लाइन खींचा, 6 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 2 या 1 पे एंड करना था तो 2 पे एंडिंग हो गई। 6 से 1 कम करोगे तो कितना आएगा, 5। तो 5 लिखे, 3 लिखे और 1 लिखे, है ना। 2 या 1 पे एंडिंग करनी थी और ये क्या है, इवन नंबर है, तो मल्टीप्लाइड बाई π/2। आप ध्यान से देखो, वो जो आंसर लिखे हैं वही चीज़ यहाँ भी लिखे हैं। एक बार देखो इसको अच्छे से, है ना। तो ये है एडवांटेज, समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन JEE 2003 2006 2009, है ना, 2009 में भी एक मोर देन चॉइस का था, इसी से इंस्पायर्ड था, और उसके बाद भी आए हुए हैं क्वेश्चन। तो आप अगर आसानी से करेंगे तो बहुत इजीली कर लेंगे दोस्तों, इसमें कोई बट नहीं है। इसी को वाइलीज फार्मूला कहते हैं, या 3 बना दिया जाता है, ऐसा लगता है यार पहाड़ वाला फार्मूला है। इसका प्रूफ ध्यान रखिएगा, हम भी भूलते हैं ना, तो वहीं n-1 I(n-2) याद रहता है, लेकिन हमें पढ़ाते पढ़ाते वो चीज़ याद हो गई है। लेकिन मैं आपसे भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी बोल बोल के याद कर लीजिए, 10-12 बार अप्लाई करेंगे, काहे नहीं याद होगा, काहे नहीं याद होगा साला, ज़रूर याद कर लेंगे, है कि नहीं। इवन के लिए π/2, ऑड के लिए 1। जैसे ऑड के लिए I5 को हमने नहीं निकलवाया ना, I3 को भी वेरीफाई कर देते हैं। I3 जैसे निकालना होता है तो नीचे लिखते 3 और 1 पे एंडिंग कर दिया हमने, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 2/3 लिखे होते, देखो है कि नहीं। अब आप लिखो, देखो ये हमने एक के लिए किया, कभी कभी 2-2 आते हैं तो 2-2 में क्या करेंगे, इसी को मिक्स कर देते हैं, मतलब कंबाइन कर देंगे इसी रिजल्ट को, उसका प्रूफ नहीं करेंगे। सिमिलर प्रूफ होता है, हमने बहुत बार किया ही हुआ है, टाइम टेकिंग होता है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट,
देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये कभी कभी आता है आई ऑफ, इस तरह से लिख सकते हो नोट करके इसको ऐसे लिखो डायरेक्टली, 0 से π/2 साइन ऑफ x की पावर m लिखा हो और कॉस ऑफ x की पावर n लिखा हो dx। एक बड़ी सी लाइन खींचिए, यहाँ पे दोनों का इंडेक्स का सम करिए तो m+n, और जो काम आप कर रहे थे पहले वही करते जाइए, m+n-2 m+n-4, और कहाँ पे जाके 2 या 1 पे जाके इंडिंग करनी है। यहाँ पे भी जो काम कर रहे थे जैसे m-1 m-3, m एक और लिखेंगे तो समझ में आएगा, m-5, तो 2 या 1 पे जाके इंडिंग कर दीजिएगा मल्टीप्लाइड बाई n-1 n-3 n-5, 2 या 1 पे जाके इंडिंग कर दीजिएगा होल मल्टीप्लाइड बाई k। और जहाँ पे k क्या है तो k कांस्टेंट है, k जस्ट ए कांस्टेंट, 1 लिखते हैं इस, या पहले π/2 लिखते हैं, when m and n बोथ आर इवन। हम देखें इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए हम लिखवाते हैं, लेकिन आप बैकअप के लिए तैयार रखिए, क्या पता आ जाए अदरवाइज़। मतलब दोनों में ऑड हो गए या कोई एक भी ऑड हो गया तो हम लोग 1 लिख देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 0 से π/2 के लिए ही मजबूरन है बच्चों, साइन ऑफ x की पावर 6 और कॉस ऑफ x की पावर 4 का ये फार्मूला अगर हमें अप्लाई करना है, अगर बिना इस फार्मूले के करें तो हमारी बैंड बच जाएगी। आप एक बार कोशिश करिएगा कभी करने का। तो मैं कहाँ की एक लाइन खींचो, 6 और 4 का सम करो 10, 8, 8 के बाद होता है 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2 या 1 में एंडिंग करनी थी तो 2, 4, 6, 8, 10। एक बार कंफर्म कर लेना। 6 में से एक सब्सक्रिप्ट कम करो तो 5, फिर 3, फिर 1, यहाँ कम करो तो 3, 1, और ये दोनों के दोनों इवन है, इंटू π/2। अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद जितना बन जाए, ये है कंप्लीट आंसर, है ना। तो इसको आप अच्छे से करिएगा, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एकदम इत्मीनान से करना बच्चों, है ना। और आज की क्लास में हम यहीं पे क्लोज करेंगे। एक बार वेरीफाई करिएगा, है ना, तब समझ में आएगा। इसको बिना इसके करोगे ना तो आपकी बैंड बच जाएगी। और हाँ, इसका मैंने प्रूफ नहीं बताया, इसका प्रूफ होता है वैसे, है ना। यहाँ पे भी बाई पार्ट्स ही लगाते हैं, जैसे इसको cos x एक साइड करके cos ऑफ x की पावर n-1 करते हुए पूरे फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हुए करते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। हम यही सजेस्ट करेंगे आपसे कि आप इसको जस्ट याद रखें, बस ये समझें कि इन दोनों का जो समेसन है वो नीचे स्टार्ट किया गया है जैसे पहला केस था, और इसको इंडिविजुअली ही लिखें दोनों को, फिर k लगा दें। अगर ये दोनों के दोनों इवन नंबर हों तो π/2 लिखें, अगर इन दोनों ऑड हैं या कोई एक भी ऑड है तो आप 1 लिख दें। और जैसे कि हमने ये दोनों इवन वाला केस किया क्योंकि यही सबसे डिफ़िकल्ट केस होता है। ऑड के केस में क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे ऑड होने की वजह से हमारे पास फैक्टर स्प्लिट करने के ऑप्शंस रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि cos क्यूब है तो आप cos x इंटू cos स्क्वायर को साइन में ले जा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों इवन है तो हम लोग इस तरह के स्प्लिट नहीं कर सकते। इसी वजह से जब दोनों इवन होते हैं तो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। लॉजिक टू बी दैट, हमें समझ में तो आता है यार, लेकिन साला समझ में ये नहीं आता कि क्यों कर रहे हैं। हम बस कर रहे हैं। वेरीफाई नहीं करना है, टेस्ट भी करना है। एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है अपने ऊपर, तो डोंट टेक चांस नहीं लीजिए। जो समय कह रहा है उसको करते जाइए, एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कर ले जाएंगे, आप वैसे घंटा हिलाएंगे बाबा जी के वहाँ पे बैठ के, है ना। तो वो काम नहीं करना है ना। कई बच्चे हैं नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, लग रहा है मुहूर्त निकालेंगे, पंडित जी को बुलाएंगे, कथा कहानी सुनवाएंगे, कहेंगे सर लगन कोई दिखा दीजिए। जैसे खरवास अभी आने वाला है तो कई कहेंगे खरवास में अब कोई काम कैसे शुद्ध, फॉर्म कैसे भरेंगे, कई तो फॉर्म भी छोड़ देंगे साले, मतलब ऐसे लोग हैं। तो वो काम नहीं करना है बच्चों, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो समय है उसका सदुपयोग करिए, क्योंकि जो समय की इज्जत करता है ना, समय भी उसी की इज्जत करता है। आज हम सो जाएंगे, है ना, और कई तो ऑनलाइन के क्लास में बोरिंग हो रहे हैं, कर रहे हैं स्कूल का वेट कर रहे हैं। स्कूल का वेट कैसे होगा, आज स्कूल खुलेगा, 10 दिन बाद एग्ज़ाम होगा, 10 दिन में कौन सा तीर मार लेंगे हम लोग, कौन सा तीर मार लेंगे। कोई ऐसा तो नहीं ब्रह्मास्त्र है अपने पास। तो उसका एक ही इलाज है कि अपने ऊपर पेशेंस रखो, और सक्सेस का एक ही मंत्र है बच्चों कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, है ना। हम लोग लिफ्ट के इंतज़ार में ऐसा ना करें कि सीढ़ी भी छोड़ दें।
लिफ्ट मत देखिए कि कोई पैराशूट लैंडिंग होगी और आप तोप मार देंगे 10 घंटे 20 घंटे में कोई रिवाइज़ करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इनफैक्ट मैं बताऊं फैक्टर, एक सीक्रेट बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन के केस में कंपटीशन और आसान हो गया है, क्योंकि जो सिंसियर कैंडिडेट है ना वो बहुत कम हो गए हैं। तो अगर आपको बाजी मारना है तो ये बहुत अच्छा मौका। आपको लगता होगा कि वर्चुअली, लेकिन आपको भी पता होगा रियलिटी में एहसास क्या है। वो किताबों का ज्ञान क्लास में पढ़ना ऐसा नहीं है कि उसका कोई तोड़ नहीं है ना, ये चीज़ें हैं, लेकिन आप खुद से पूछिए कि आप कितना डेडिकेटेड हैं, कितना परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। स्टूडेंट से पेरेंट की कनेक्टिविटी बेटर होती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती है, लेकिन हाँ ये बाजी मारने का अच्छा टाइम है। कोरोना के चक्कर में देख ही लिए 2020 में कई बच्चे मिस कर गए, और वो चीज़ तो वो इस बार आप ना करें गलती, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। और यही मैं कह रहा हूँ कि आप फॉर्म के नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए, बस आप ये सोचिए कि जितना मेरा आज तक पढ़ाया गया है, सर ने कवर कराया है, सारे नोट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए और वो तैयार होना चाहिए एकदम, है ना। एग्ज़ाम मेरे को तो देना नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से मेहनत तो कर ही दूंगा, बाकी मेहनत कौन करेगा। मान लीजिए आया नोटिफिकेशन, हम 10 दिन में कोर्स भी ख़त्म कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन ये होता है बच्चों कि क्या आप 10 दिन में पूरा कर पाएंगे। अगर मैं 10-10 घंटे की क्लास लूँ, एक बात कहता हूँ, इम्पॉसिबल है कि मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, इम्प्रैक्टिकल है वो चीज़। अरे 1 दिन लूँगा, 2 दिन लूँगा, ऐसा थोड़ा है कि 10 दिन लूँगा। तो आप क्या उसके लिए रेडी हैं? नहीं। तो आप पहले से ही छोटे छोटे टारगेट में जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको पढ़िए। और मैथ्स के लिए मैं कहूँगा कि जो जेईई मेन 2020 का हमने क्रैश कोर्स चलाया था, जेईई मेन जे एडवांस का, उसको आप ज़रूर देखें फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। वो कोई रोटी नहीं है कि बासी हो गई उसको नहीं खा सकते। ज्ञान है बच्चों जितना, हाँ ये ज़रूर है कि हम आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखो, है ना, हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो। बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। जस्ट बिलीव इन गिविंग योर बेस्ट एंड नेवर वरी अबाउट द रिजल्ट, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आपको क्या करना है फिर? आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है और अपने ऊपर भरोसा रखते हुए मेहनत करनी है और खुश रहना है कि नहीं। तो जल्दी ही मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।